गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, मैं मध्यकालीन भारत का भाग 3 शुरू कर रहा हूँ। लास्ट जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ, फटाफट आ रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा लास्ट हमने जब छोड़ा था तो हमने 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के बाद आप जानते हैं मुग़ल सत्ता यहाँ से समाप्त हो गई थी और उसके बाद हमने देखा था कि शेर शाह सूरी आ गया था। तो हम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दूसरा अफ़गान राज्य, द्वितीय अफ़गान राज्य, ठीक है। ये रहेगा 1540 से और 1555 तक। इसमें भी मेनली जिन्हें हम पढ़ेंगे वो होंगे शेर शाह, जिसका काल होगा 1540 से 45। तो मैं शेर शाह को ही डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, मैं शेर शाह को डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम नहीं ख़राब करते। सबसे पहले शेर शाह के क्वेश्चन देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, वही आपके पेपर में आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। नंबर 1, आपको पता है औरंगजेब हुमायूं का पीछा करते हुए शेर शाह ने पंजाब तक पीछा किया था और वहाँ पर एक किला बनवाएगा जिसका नाम होगा रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला। अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनवाया। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम सीमा पे, अपनी उत्तर पश्चिम सीमा पे मुगलों के प्रवेश को रोकने के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक बात है। नंबर 2 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, शेर शाह की विजय। अगर शेर शाह की विजयों की बात करूँ तो हमें सबसे पहले 1543, 1544 और 1545, ये 3 विजय को हमें याद रखना चाहिए। चलिए, ये है रायसीन, ये है कलिंजर, मारवाड़, और ये है कलिंजर। इन 3 विजय को आप देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये? रायसीन का राजा है पूरनमल। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए, रायसीन का राजा है पूरनमल। अब पूरनमल जब पराजित हुआ था, शेर शाह ने जब 1543 में आक्रमण किया, तो पूरनमल के यहाँ पे जो स्त्रियां थी, स्त्रियों ने जोहर किया था यहाँ पे, स्त्री और बच्चों ने। आप जानते हैं जोहर क्या होता है? जोहर होता है महिला अपनी सुरक्षा के लिए शत्रु के सामने लड़ती हैं। जब उन्हें लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगी तो अपने सम्मान के लिए वो अपने आप को अग्नि में दहन कर देती है। तो स्त्री और बच्चों ने यहाँ पे जोहर किया था। अब यह दृश्य देख करके शेर शाह के लड़के कुतुब खां को इतनी शर्म आई थी कि वो आत्महत्या कर लेगा, अपने पिता से नाराज हो जाएगा कुतुब खां, ठीक बात है। अब 1544 विजय की बात कर रहा हूँ। मारवाड़ का शासक है मालदेव, और मालदेव के 2 सैनिक हैं जिनका नाम है जयता व कुप्पा। बहुत मजबूती से लड़ेगा मारवाड़ इतनी मजबूती से लड़ेगा, हालांकि अंत में पराजित हो जाएगा, लेकिन मारवाड़ इतनी मजबूती से लड़ेगा कि शेर शाह को बहुत समय इसमें लग जाएगा किले को जीतने में। तो शेर शाह इसी किले के बारे में क्या कहेगा? मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारा हिंदुस्तान खो दिया। ठीक बात है, ये कथन आप याद रखिएगा। ये पूछा जाता है शेर शाह ने किस किले के बारे में कहा था, तो आपको पता लग गया किस किले के बारे में कहा था, कब कहा था? 1544 में कहा था, ठीक बात है। उसके बाद तीसरी विजय पे आ रहा हूं मैं, जिसका नाम है कलिंजर विजय, और कलिंजर का राजा है कीरत सिंह। क्या नाम है? कीरत सिंह। ये शेर शाह की अंतिम विजय होगी। शेर शाह काफ़ी समय तक इसे जीत नहीं पाएगा। तो शेर शाह क्या करेगा? एक तोप रूपी एक उपकरण का प्रयोग करेगा जिसका नाम होगा ऊका नामक आग फेंकने वाला, गोला फेंकने वाला अस्त्र चलाएगा। वो किले की दीवार से टकराकर फट जाएगा और शेर शाह उसी में जल जाएगा और शेर शाह की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि शेर शाह मरने से पहले खबर मिलेगी कि शेर शाह ने किला जीत लिया है। तो ये शेर शाह की 3 विजय हो गई, याद रखिएगा। 1543, 44, 45, और 2 युद्ध में पहले भी लड़ा शेर शाह के, बताया मैंने आपको। एक बताया था 1539 का चौसा का, और एक 1540 का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो ये वाला सेक्शन आपका पूरा हो जाता है। अब शेर शाह दूसरा अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है। मैं उन क्वेश्चनों पे आ रहा हूँ कि शेर शाह अपने प्रशासन के लिए क्यों जाना जाता है। चलिए, मैं मिटो रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए फटाफट करते हैं। आपको भी ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी चाहिए और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बन जाए। चलिए जी, प्रशासन की बात करूँ तो शेर शाह के
देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। शेरशाह के समय प्रांत को सूबा कहते हैं, प्रांत के प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो शेरशाह के प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है ये पता लगता है कि इसके समय में 47 सरकार थी। सरकार का मतलब हो गया जिला। तो आपसे पूछे प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए जब हम अकबर पढ़ेंगे आगे तो हम देखेंगे अकबर 1580 में अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटेगा, यानी सूबों में विभाजन करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जानकारी नहीं मिलती है। तो सरकार मिले थे, सरकार का मतलब है जिला। अब देखिए 47 सरकार में से यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांटता हूँ मैं। शेरशाह क्यों जाना जाता है? शेरशाह अपने बंगाल के प्रशासन के लिए जाना जाता है। बंगाल बड़ा धनी प्रांत और दूसरा विद्रोही प्रांत भी रहा है हमेशा से, दिल्ली सल्तनत के लिए भी चुनौती रहा है। तो बंगाल के लिए हम पढ़ते हैं, बंगाल को उसने क्या किया, पूरे बंगाल में 19 सरकारों में बांट दिया, यानी कि 19 जिलों में बांट दिया था। ठीक बात है। अब आप कहेंगे, देखिए अब मैं आपको बताऊं, सरकार के 2 अधिकारी होते थे मेन, जिसका मैं बता देता हूं। एक होता था शिकदार ए शिकदरान, दूसरा होता था मुंसिफ ए मुंसिफान। इनको देख लेते हैं, फिर मैं आगे ज़्यादा नहीं लंबा खींचूंगा। शिकदार तो सैनिक कार्य करता था और मुंसिफान गैर सैनिक कार्य यानी आर्थिक कार्य देखता था। ठीक बात है। शेरशाह ने बंगाल में विद्रोह रोकने के लिए और नियंत्रण के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसे क्या कहते थे, जिसे कहते थे अमीने बंगला कहते थे, अमीरे बंगला। अब आप कहेंगे ये क्यों बताया मैंने? यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था कि जो अमीरे बंगला की नियुक्ति की थी ये कैसा था? ये असैनिक अधिकारी था, पूरे बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काजी फजीलात थे इसके पद पर और अमीर बंगला असैनिक होता था। चलिए मैं अब इसे मिटोता हूँ, यही शेरशाह का इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जरा सा बता देता हूँ। सरकार के अधीन होते थे परगने। ठीक बात है। आप कहेंगे सरकार के अधीन होते थे परगने और परगनों के अधीन होते थे सबसे नीचे होते थे ग्राम, जहाँ पे खुद चौधरी मुकद्दम होते थे। अब सरकार में देखिए हमने कहा शिकदारान है, तो परगनाओं में यही अधिकारी है, यहाँ पे शिकदार हो जाएगा। मुंसिफान है, मुंसिफ खाली मुंसिफ हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ शिकदारान, मुंसिफान है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शिकदार और मुंसिफ हो जाएंगे, और ग्राम में हो जाएंगे खुद चौधरी और मुकद्दम। बस बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं इसको आगे चल रहा हूँ, स्विच करके अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ। मिटो दूँ इसे मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं, शेरशाह का। अब उसको देख लेते हैं। अब शेरशाह का मेन हेडिंग है भू राजस्व, जो क्वेश्चन पेपर में आता है। अब आप कहेंगे भू राजस्व क्यों इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं। शेरशाह ने भू राजस्व की जो व्यवस्था अपनाई है उसे कहते हैं रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, और किसानों से सीधा संपर्क, तो उसे ही बोलेंगे हम कृषकों से प्रबंध करना ही रैयतवाड़ी है। ठीक बात है। तो शेरशाह ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। इसने भूमि को 3 पार्ट्स में बांटा, उच्च, मध्यम और निम्न। देखिए अब क्या होता था, इन तीनों का औसत लिया गया, ले लिया। औसत का 1/3 जो आता था वही कर होता था। शेरशाह के समय कर की दर कितनी थी, 1/3 थी। चलिए अब आप कहेंगे इसके बाद शेरशाह ने भूमि के लिए जब्ती प्रणाली अपनाई। अब आप कहेंगे जब्ती प्रणाली क्या होती है? भाई इनका औसत निकालेंगे उत्पादन का, तो उत्पादन का हिसाब कैसे, नाप के, तो भूमि की माप प्रणाली। जब्ती प्रणाली को मैं दूसरा नाम दे देता हूं जिसका नाम है माप प्रणाली। इसका मतलब भूमि को नाप करके उसने कर का निर्धारण किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूमि नपाई, तो नपाई किससे, सन की डंडी से नपवाई इसने भूमि। अच्छा, अब आप कहेंगे सन की डंडी से नपाई, तो सन की डंडी कितनी लंबी होती थी, उसे कहते थे या तो 39 अंगुल कह लीजिए, या कह लीजिए 32 इंच के बराबर होती थी सन की डंडी।
ठीक बात है। जो ये नपाई का पैमाना था इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे गजे सिकंदरी। ठीक बात है। इसके आधार पर भूमि का नपाई कराई। ठीक बात है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है, मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, फिर हम देख देते हैं। देखिए, किसानों से पेपर में क्वेश्चन आया, पट्टा कबूलियत किसने कराया? तो शेरशाह ने। क्या करवाया? पट्टा कबूलियत। अब आप कहेंगे पट्टा कबूलियत क्या है? देखिए, सरकार जो है किसानों से प्रबंध करती थी, तो उसमें पट्टे में शर्तें लिखी होती थी, आप इतना कर देंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे, और किसान उसको कबूल करता था, तो यही सिस्टम कहलाता था पट्टा कबूलियत। ठीक हो गई बात। उसके अलावा शेरशाह के समय के दो कर और हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में आए। क्या? एक तो आया जरीबाना और एक आया महासीलाना। देखिए, हमने कहा कर की दर 1/3 थी। ठीक बात है। इसके अतिरिक्त अब भूमि की देखिए नपाई करवा रहा है, तो इसमें भी तो खर्चा आ रहा है। तो जरीवाना होता था भूमि का सर्वेक्षण, और सर्वे करने के लिए 2.5% लिया जाता था कर। और महासीलाना जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो लेते थे 5%। तो जरीबाना 2.5%, यूपी पीसीएस में पूछा ये, और महासीलाना 5%। ठीक बात है। जरीबाना क्या होता था? भूमि का सर्वेक्षण शुल्क। और महासीलाना क्या होता था? भूमि का कर संग्रह शुल्क होता था। ठीक बात है। ये आप देखिए, ये आपका पूरा हो गया है। अब मैं अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ इसके। चलिए, अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अब कौन से किसान क्या है, इसके लिए शेरशाह ने रई प्रणाली अपनाई थी। आप कहेंगे रई प्रणाली क्या है? जो उत्पादन करते हैं उनकी सूची बनाई गई, उसके आधार पर कौन कितना कर देगा, कितना किसका उत्पादन हो रहा है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक बात है। तो रई प्रणाली भी पेपर में आई हुई है, पट्टा कबूलियत भी आया हुआ है, जरीबाना महासीलाना भी आया हुआ है, सन की डंडी का भी आया हुआ है, गजे सिकंदरी 39 उंगल या 32 इंच, जब्ती प्रणाली आप समझ गए होंगे क्या होती है, माप के आधार पर कर निर्धारित करना। ये सारा का सारा सिस्टम हो गया। भू राजस्व का पार्ट ये पूरा हो गया, मैं इसे मिटो रहा हूँ। ठीक हो गई बात। चलिए जी, शेरशाह की विजय हो गई, शेरशाह की भूमि नपाई हो गई। अब शेरशाह का आप देख लेते हैं। शेरशाह जाना जाता है सड़कों के लिए। देखिए, इसने 4 मेन सड़कें बनवाई थी, 4। इसमें से एक सड़क को ही मैं चर्चा करूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे बंगाल के सोनार गांव से और कहाँ तक जाती थी? अटक तक। अटक कहाँ है? पंजाब में। ठीक बात हो गई। मैंने आपको कहा ना, रोहतासगढ़ का किला बनवाया गया इधर, और इस सड़क को मरम्मत कराया गया, इसे ही जीटी रोड कहते हैं। अगर मैं आज बात करूं, ये पाकिस्तान सीमा हो गई, तो आज बात करूं तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, आज ये दिल्ली अगर मान लूँ मैं, तो इन दोनों को मिला करके ही जीटी रोड कहा जाता है। ठीक बात है। एक ही सड़क को डिस्कस करूंगा, मैं मिटो रहा हूँ इसे मैं। कटक से अटक तक, कटक नहीं सॉरी, सोनारगांव बंगाल से अटक तक मिटो दूँ इसे मैं। उसके अलावा शेरशाह का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की सराय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती थी? 1700 सराय बनवाई शेरशाह ने। अब आप कहेंगे सराय क्या होती थी? देखिए, राहगीर इतनी दूर तक जाते थे तो रास्ते में आराम कर सकें, उसके लिए सराय होती थी। दूसरा, सराय क्या करती थी? सराय को मैं लिख रहा हूँ आरामगाह, किसकी? यात्री आरामगाह। और दूसरी एक तरह से डाक चौकी। तो मैं सराय के जो यूज़ हैं वो लिख रहा हूँ। और सराय का जो अधिकारी है, अधिकारी का नाम क्या है? उसका नाम है शिकदार। तो इस तरह से यात्री आते जाते आराम कर सकते थे, और डाक चौकी के रूप में सराय का प्रयोग होता था। और सराय क्या है? सराय का अधिकारी का नाम क्या है? शिकदार। ये पूछा गया है सराय का, है ना। 1700 सराय हैं। अब देखिए, सराय की इतनी तारीफ हुई है, तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है कानूनगो। उसने कहा सराय के लिए साम्राज्य रूपी शरीर की धमनी है। ये धमनी का मतलब जिन नसों में खून बहता है वही धमनी। ठीक है, आर्टरीज कहते हैं ना। तो आप देख लीजिए, कानूनगो ने क्या कहा है? साम्राज्य रूपी शरीर की
धमनी कहा है, इतना महत्व बताया है इसका। चलिए ये वाला टॉपिक पूरा हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बाद में नेक्स्ट चल रहा हूँ। आप देखिए शेरशाह की मुद्रा देख लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस में आया था क्वेश्चन। शेरशाह ने टकसाल होती है, आप जानते हैं 23 टकसाल थी शेरशाह के यहाँ, जरूरी नहीं याद करना। अब इसने 180 ग्रेन का रुपया चलाया, ठीक बात है, 180 ग्रेन का रुपया चलाया और दाम चलाया 380 ग्रेन का। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ? देखिए रुपया इतना इंपॉर्टेंट था कि ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनेगा। ये ब्रिटिश मुद्रा का क्या बनेगा? आधार बनेगा। पेपर में क्वेश्चन आया, क्या आया कि सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, हालांकि पहले उसका आंसर अकबर मान लिया था, लेकिन बाद में सुधार दिया गया और सही आंसर है शेरशाह ने चलाया था। ठीक बात है, तो इसे मैं मिटो रहा हूँ। ये पूरा हो गया, यहीं से क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा हूँ, सैनिक सुधार। सैनिक सुधार देख लीजिए आप। सैनिक सुधार में क्या होगा? नंबर 1, घोड़ों को दागने। दूसरा, हुलिया व्यवस्था। तीसरा, नगद वेतन। ठीक है, ये 3 सुधार जो है सेना के बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इन्हें देख लीजिए क्या है। घोड़ों को दागने, देखिए सेना में घोड़ों की जांच होती थी। जो घोड़ा रखता था तो घोड़ों पे मोहर लगाई जाती थी कि एक ही घोड़े को अगर दोबारा चेक करा लिया, भाई आप एक ही घोड़े को 2 बार चेक करा गए, तो सरकार की रिकॉर्ड में तो आ गया कि मेरे पास 500 घोड़े हैं, लेकिन 1-2 बार हो रखा तो कितने निकलेंगे? 250 निकलेंगे। इससे क्या होगा? सेना कमज़ोर। और प्रशासन चल किस पे रहा है? सैनिक आधार पे चल रहा है। सेना है तो शासन टिका हुआ है, मजबूती है, तो घोड़ों को दागने की प्रथा ये पहले दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी चलाएगा, उसे ही ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। हुलिया व्यवस्था, सैनिकों का रिकॉर्ड रखा जाता था, रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, उसे ही हुलिया व्यवस्था कहते हैं। नगद वेतन, सैनिकों को काम के बदले कैश दिया जाता था, पेमेंट, ऐसा नहीं कि ज़मीन दे दी। बात दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का पतन नगद वेतन की जगह ज़मीन देने के कारण ही हुआ था, तो इसने इसमें सुधार करा है और नगद वेतन देना शुरू करा है। ये 3 इसके महत्वपूर्ण सुधार है। मिटो दूँ मैं इसे? चलिए, सैनिक सुधार के बाद मैं आता हूँ स्थापत्य पे। स्थापत्य देख लीजिए, फिर मैं हो जाएगा। नंबर 1 तो आपने पढ़ा ही क्या, इसने क्या बनवाया था? रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक बात है। दूसरा, इसका खुद का मकबरा है सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में इसका खुद का मकबरा है। देखिए ये पानी के बीच में है, पानी के बीच में। ये बौद्ध स्थापत्य कला की नकल मानी जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? देखिए अपने समय का जो पीछे से दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य आई, यहाँ पर उसका पराकाष्ठ दिखता है और मुगल स्थापत्य का प्रारंभ इसी से मिलता है। आगे जो बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी, सासाराम बिहार जो है उसका पूर्वज होगा। ठीक बात है। उसके बाद तीसरा है, दिल्ली का पुराना किला बनवाया। क्या बनवाया? दिल्ली का पुराना किला बनवाया, तीसरा। और चौथा क्या करा इसने? दिल्ली में ही एक मस्जिद बनवाएगा जिसका नाम होगा किला ए कुहना मस्जिद। क्या बनवाएगा? किला ए कुहना मस्जिद बनवाएगा दिल्ली में। ठीक होगी जी बात, 4 बात हो गई। और 5वां, आप जानते हैं कन्नौज को ये उजाड़ देगा, कन्नौज की जगह नया नगर बसाएगा, उसका नाम होगा शेरसूर नगर। कन्नौज को बर्बाद कर देगा ये और उसकी जगह पे नया नगर बसाएगा। ठीक बात है, ये हो जाएगा इसकी स्थापत्य कला। और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसके, जो और अन्य हैं तथ्य। दिल्ली में लंगर व्यवस्था चलवाई इसने, मतलब गरीबों के लिए लंगर चला करता था। ठीक बात है। मलिक मोहम्मद जायसी इसी के काल में होंगे जो पद्मावत लिखेंगे। पद्मावत पुस्तक जो है किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। किसके काल में लिखी?
शेरशाह के काल में लिखी है। ठीक हो गई बात, ये वाला पूरा हो गया टॉपिक। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर मैं इसे रखता हूँ। चलिए देखिए, शेरशाह का प्रशासन इतना बढ़िया था कि अब्बास खां शेरवानी होंगे, वो क्या बोलेंगे, अब्बास खां शेरवानी बोलेंगे कि शेरशाह का प्रशासन इतना बढ़िया है, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर कोई वृद्ध महिला अपने सर पर सोने से भरी टोकरी लेकर भी जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है उसे छेड़ दे या लूटपाट कर ले। तो इस कथन से ही पता लगता है कि शेरशाह का प्रशासन कितना अच्छा रहा होगा। ठीक बात है। तो ये शेरशाह का प्रशासन और शेरशाह पूरा हो गया। ये हमारा मुगल का पहला पार्ट पूरा हो गया 1555 तक का। आगे शेरशाह के उत्तराधिकारी हैं, उनके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, वो मैं बता दूंगा जब मैं नेक्स्ट अकबर शुरू करूंगा। ठीक हो गई बात। तो ये पूरा हो गया है। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना। देखिए एक बात और, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे, व्यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो कर देना। ठीक है, थैंक यू।